हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ सूर्य किरण बैच के आलोक में भी आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग भलीभांति परिचित हैं कि सूर्य किरण बैच के अंतर्गत शिक्षण अभिरुचि के संदर्भ में हमने अध्ययन और अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया हुआ है। देखिए, आज की क्लास का जो मुख्य विषय रहेगा, तो आज की क्लास का मुख्य विषय रहेगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में जो भी आपको अपना कंप्लीट डिस्कशन लेकर के चलना है, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 की फॉर्म में आपके सामने आएगा। क्योंकि देखो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के पास इतनी सारी बातें हैं कि आप उनको केवल एक चर्चा या एक कक्षा के माध्यम से वाइंड अप करके नहीं चल पाएंगे। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो आपके पाठ्यक्रम की एक मुख्य क्या है, विषय वस्तु बनाया गया है। अब हमने इसको मुख्य विषय वस्तु क्यों कहा? मुख्य विषय वस्तु इस नाते कहा क्योंकि मामला किसका है, शिक्षण अभिरुचि का है। और शिक्षण अभिरुचि में भी मामला किसका बनेगा, प्राथमिक शिक्षा की महत्ता, गंभीरता का मामला यहां पे बन के आ रहा है। इस नाते शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है, हमको पूरा भरोसा है कि यहां से एक या दो सवाल क्या है आपकी परीक्षा में आने की पूरी क्या रहेंगी, संभावनाएं रहेंगी। तो हमने आपको बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पार्ट 1 और पार्ट 2 के फॉर्म में आपके सामने आएगा, ठीक है। और दोनों ही जो आपके पार्ट्स आपके सामने आएंगे, इनकी जो आपकी कैलकुलेशन होनी है, हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आपका जो परीक्षा उपयोगी धरातल है वो आसानी से क्या है, सेटिस्फाइड होकर के चले। कोई बात नहीं है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की हम कंप्लीट कैलकुलेशन कर लेंगे, हम परीक्षा उपयोगी कैलकुलेशन कर लेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें सबसे पहले याद करना होगा प्लेटो महाराज को। और प्लेटो के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि प्लेटो क्या है, पश्चिमी और राजनीतिक विचारक माने गए, या यूनान के एक महान राजनीतिक विचारक माने गए। और मेरे कहने से प्लेटो को एक बार पढ़ लेना, है ना। भले ही आपके पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, भले क्या आपके पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, यानी कि जो आपका लेक्चरर का पाठ्यक्रम है उसमें भले ही प्लेटो का डिस्कशन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी अपेक्षाएं ये रहेंगी कि आप प्लेटो की जो एजुकेशन पॉलिसी है, यानी कि जो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था है या प्लेटो की जो शिक्षा नीति है, आप उसका एक बार अवलोकन कर लें तो अच्छी जो जानकारियां हैं वो आपको मिलती रहेंगी। बहरहाल कोई बात नहीं है, अगर हम प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचारों को जानने का प्रयास करें, या अगर हम प्लेटो के शिक्षा की नीति को कैलकुलेट करने का प्रयास करें, आंशिक तौर पर ही सही, तो प्लेटो ने यह कहा था उस समय कि शिक्षा जो है यह राज्य का विषय है। बात समझना, प्लेटो ने उस समय कहा था कि जो शिक्षा है यह राज्य का विषय है। अब इस वाक्य की गहराई ये कहती है कि प्लेटो को यह मानना था कि एक राजनीतिक समाज में जो भी बालक हैं, जो भी बच्चे हैं, चाहे मेल हो चाहे आपके कौन हो, फीमेल हो, सभी को शिक्षित कराए जाने की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए वो माता पिता को जिम्मेदारी देकर के नहीं चल रहे हैं, वो राज्य को जिम्मेदारी देकर के चल रहे थे। यानी कि उनका मानना यह था कि महिला पुरुष के बीच में शिक्षा को लेकर के किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, और अपने बच्चों को, अपने बालकों को शिक्षित किए जाने की जिम्मेदारी माता पिताओं को ना दी जाए, बल्कि राज्य इस जिम्मेदारी का निर्वहन करके चले। शिक्षा कैसी हो, शिक्षा की गहराई कैसी हो, शिक्षा की सीमाएं क्या हो, शिक्षा का उद्देश्य क्या हो, ये तमाम प्रकार की बातों को निर्धारित करने का पूरा अधिकार किसको होना चाहिए, राज्य को होना चाहिए। जिस पाठ्यक्रम के आधार पर आप बच्चों को शिक्षित कराए जाने की बात करोगे, उस पाठ्यक्रम की गहराई क्या होगी, उस पाठ्यक्रम की महत्ता क्या होगी, या उस पाठ्यक्रम को आधार बना करके आप कितनी प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन करा के चलोगे, इन तमाम प्रकार की बातों का अंतिम निर्धारण करने का अधिकार किसका हो, राज्य का हो। प्लेटो ने बात तो खैर थोड़ी तिरछी कही थी, लेकिन बात काफी क्या है, गहरी कह दी थी। प्लेटो ने बात तो थोड़ी तिरछी कही थी, लेकिन प्लेटो ने मेरे प्यारे साथियों बात क्या है, काफी गहरी कह दी थी। उन्होंने जो ये कहा कि हम माता पिता को जिम्मेदारी नहीं देना चाहते, हम क्या है, माता पिता को जिम्मेदारी नहीं देना चाहते, जब इसी बात को आप किसी रूढ़िवादी समाज के साथ जोड़ने की बात करेंगे,
जब आप इसी बात को किसी रूढ़िवादी समाज के साथ जोड़ने की बात करेंगे तो महिला शिक्षा क्या है, कमजोर होती हुई आपको नजर आएगी। महिला शिक्षा क्या है, आपको कमजोर होती हुई नजर आएगी। इस नाते उन्होंने कहा कि हम माता पिता को किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी दे करके नहीं चलते हैं और राज्य किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। और राज्य क्या है, प्रत्येक प्रकार के बालक को अपने पाठ्यक्रम के अनुसार क्या है, शिक्षित कराने की बात करेगा। और प्लेटो का मानना यह भी था कि इसमें जो आपका प्राथमिक स्तर की शिक्षा होगी उसकी नींव जितनी आप मजबूत बना करके चलोगे उतना ही विद्यार्थी अपने आप को क्या है, आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। आप कभी हमारे कहने से पढ़ना, प्लेटो की एजुकेशन पॉलिसी का सबसे बड़ा फायदा यह आपको नजर आएगा कि अगर विद्यार्थी किसी परीक्षा में असफल होता है तो असफल होने के बाद वो बेरोजगार नहीं रहेगा, बल्कि उसको भी क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो यहां प्लेटो का जिक्र हमने इस नाते किया कि रूढ़िवादी समाज में बालकों के जो माता पिता होते हैं, समाज की रूढ़िवादिता को आधार बना करके कई बार क्या है, प्राथमिक स्तर पर ही उनको शिक्षित कराने की बात नहीं करते। यहां प्लेटो का जिक्र हमने इस नाते किया क्योंकि प्लेटो ने यह बात तिरछी भले ही कही है, लेकिन प्लेटो की इस बात में काफी गहराई भी है कि शिक्षा की जो जिम्मेदारी है या बालकों को शिक्षित किए जाने की जो जिम्मेदारी है वो राज्य को दी जाए। और अगर राज्य अपनी जिम्मेदारी का व्यवस्थित तौर पर या अनुशासित तौर पर निर्वहन करके चलेगा तो बिना किसी भेदभाव के आप बालकों को क्या है, शिक्षित करा पाओगे। यह बात क्या थी, बिल्कुल पाक साफ रही, किसकी, प्लेटो महाराज की। और यहां प्लेटो की ओर से जो डिस्कशन हम कर रहे हैं इसमें जो आपका एलिमेंट्री एजुकेशन है, यानी कि इसमें जो आपका प्राथमिक शिक्षा है, तो प्राथमिक शिक्षा को लेकर के आपको ये बातें कहनी पड़ेंगी कि जितनी मजबूत नींव प्राथमिक शिक्षा की बनेगी उतना ही जो आपका एजुकेशन सिस्टम होगा उसकी जो इमारत बन के आपके सामने आएगी वह इमारत अपने आप ही क्या है, उतनी ही ज्यादा क्या है, मजबूत बनती चली जाएगी। तो कुछ इसी प्रकार के जो आपके रेफ्लेक्शंस हैं या कुछ इसी प्रकार के जो आपके रेफरेंसेस हैं ये आपको शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत क्या है, आपको दिखाई पड़ेंगे। और हम शुरुआत में ही आपको बता के चलेंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अपना जो पूरा जुड़ाव करके चलेगा भारतीय शिक्षा व्यवस्था के साथ, वो केवल प्राथमिक शिक्षा के बारे में ही करके चलेगा। अपने आप को अननेसेसरी क्या है, कंफ्यूज करने की कोई कोशिश आप लोग नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको काम क्या करना है ना, सबसे पहले आपको काम यह करना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 हम कहते हैं, है ना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है, 2009 हम कह के चलते हैं। लेकिन अगर आपका जो एग्जामिनर है इसका पूरा नाम आपसे पूछ ले या इसका व्यवस्थित नाम आपसे पूछ के चले तो आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो हम शुरुआत वहीं से करेंगे कि इस अधिनियम का नामकरण सही क्या रहा और किस तरीके की शुरुआती कैलकुलेशन क्या है हमको यहां पर करके चलनी चाहिए। आ जाओ, जनरली हम लोग क्या कहते हैं भाई, जनरली जब हम लोग इस पर अपना डिस्कशन लेने की बात करते हैं तो जनरली हम लोग यहां पर यह कहने की बात करते हैं कि जो आपका है इसको ऐसे लिखा जाता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या लिखते हैं आप लोग, 2009, है ना भाई। जनरली इसका जो संबोधन है किस रूप में आपके सामने आता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, लेकिन इसका जो आपका वास्तविक नाम है ये नहीं है। अगर वास्तविक नाम पर सवाल आपसे पुटअप किया जाए, अगर वास्तविक नाम पर सवाल आपसे पुटअप किया जाए तो वास्तविक नाम आप क्या लेके चलेंगे, आप ये लेके चलेंगे कि निःशुल्क एवं अनिवार्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा, बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, यह है इसका वास्तविक नाम। तो जनरली हमारा संबोधन किस रूप में आता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के रूप में आता है, लेकिन आपको इसका वास्तविक नाम भी यहां पर कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो आप क्या कहेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009।
यहां आप दो प्रकार की चीजें शुरुआत में जोड़ के चलेंगे कि इस व्यवस्था को कह सकते हैं, या ऐसी व्यवस्था को, इस व्यवस्था को संपूर्ण विश्व में, इस व्यवस्था को संपूर्ण विश्व में, इस व्यवस्था को संपूर्ण विश्व में सबसे पहले अपनाने का कार्य, सबसे पहले अपनाने का कार्य, सबसे पहले अपनाने का कार्य। तो देखो, सबसे पहले अपनाने का कार्य किसने किया था? नॉर्वे, नॉर्वे देश ने किया, नॉर्वे देश ने किया, नॉर्वे देश ने किया। इस व्यवस्था को या ऐसी व्यवस्था को संपूर्ण विश्व में सबसे पहली बार जो अपनाने का कार्य किया था वो नॉर्वे देश ने किया था। और साथ ही साथ आपको यहां पर यह बात भी जोड़ के चलनी पड़ेगी कि भारत कोमा संपूर्ण विश्व में, भारत कोमा संपूर्ण विश्व में, भारत कोमा संपूर्ण विश्व में इस व्यवस्था को अपनाने वाला, इस व्यवस्था को अपनाने वाला, इस व्यवस्था को अपनाने वाला, इस व्यवस्था को अपनाने वाला 135वां देश बना, 135वां देश बना, 135वां देश बना। तो शुरुआत में कुछ इस प्रकार की बातें आपको यहां पर लेकर के चलनी पड़ेंगी, है ना। जनरली आप यही कहेंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, लेकिन इसका वास्तविक नाम आपको किस रूप में मिलेगा? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इस व्यवस्था को या ऐसी व्यवस्था को संपूर्ण विश्व में सबसे पहली बार अपनाने का कार्य किसने किया था? नॉर्वे की ओर से किया गया था। आप लोग जानते हैं कि नॉर्वे की जो एजुकेशन पॉलिसीज हैं या नॉर्वे का जो आपका एजुकेशन सिस्टम है वो काफी क्या माना जाता है? इफेक्टिव माना जाता है। वहां अध्यापकों का सम्मान आपको कुछ अलग रूप से ही मिलेगा। और भारत क्या है? संपूर्ण विश्व में इस व्यवस्था को अपनाने वाला कौन सा देश बना है? तो भारत संपूर्ण विश्व में इस व्यवस्था को अपनाने वाला क्या है? 135वां देश बना है। अब हमें क्या क्या यहां पे डिस्कस करके चलना पड़ेगा। हमको ऐसा लगता है कि इस व्यवस्था के साथ आप क्या जोड़ के चलेंगे? आप जोड़ के चलेंगे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। आप इसी व्यवस्था के साथ क्या जोड़ के चलेंगे? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 आप जोड़ के चलेंगे। और इसके साथ एक कैलकुलेशन किसकी करेंगे आप? फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट। एक कैलकुलेशन कहां पे जाएगी? फंडामेंटल राइट की ओर जाएगी। और एक कैलकुलेशन आप कहां पर लेके चलेंगे? फंडामेंटल, फंडामेंटल क्या कहेंगे? फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी। तो आप ये बताएंगे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो मौलिक अधिकार के रूप में क्या बात करता है? कि मौलिक अधिकार के रूप में एक आर्टिकल आपको क्या मिलेगा? आर्टिकल क्या मिलेगा आपका? 21 का क्लोज ए मिलेगा। और जो आपके फंडामेंटल ड्यूटी हैं, यानी कि जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं, तो मौलिक कर्तव्य के रूप में क्या दिखाएगा आपको? आपको 11वां क्या देगा? मौलिक कर्तव्य आपको देने का कार्य करेगा। आपको 11वां क्या देगा भाई? आपको 11वां मौलिक कर्तव्य देने का कार्य करेगा। 11वां मौलिक कर्तव्य देने का कार्य करेगा। यहां का डिस्कशन क्या? यहां का डिस्कशन शॉर्ट फॉर्म में आप लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों हेतु 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, निःशुल्क एवं अनिवार्य क्या रहेगा? शिक्षा का प्रावधान रहेगा। ओके। 11वां मौलिक कर्तव्य आपको क्या बताएगा? सेम डिस्कशन आपको देगा कि 6 से 14 आयु वर्ग, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान।
है ना। तो जो आपका 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 आपके सामने आएगा, वो मौलिक अधिकार के रूप में भी क्या है, बिल्कुल सेम डिस्कशन कर रहा है, और वो आपका क्या है, मौलिक कर्तव्य के रूप में भी क्या है, सेम डिस्कशन करने की बात कर रहा है। तो देखो लैंग्वेज दोनों में क्या है, बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज है। यानी कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों हेतु क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। यहां भी क्या है, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों हेतु क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। लेकिन यहां पर मामला थोड़ा क्या है, बदला हुआ है। थोड़ा बदला हुआ कैसे है कि अगर आप रेफरेंस किसका लेके चलेंगे, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 का अगर आप रेफरेंस लेकर के चलेंगे यहां पर, तो देखेगा यहां पर अगर आपको मौलिक कर्तव्य की कैलकुलेशन, मौलिक अधिकार की कैलकुलेशन आपको करनी है, अगर यहां पर फंडामेंटल राइट की कैलकुलेशन आपको करनी है, तो मामला थोड़ा अलग हो जाएगा। और यहां पर अगर आपको फंडामेंटल ड्यूटी की कैलकुलेशन करनी है, तो मामला आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा अलग हो जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटी मामला अलग कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहां जो है यानी कि आर्टिकल 21 का जो क्लोज ए है, यहां पर क्या है, यहां पर जो है शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की, शिक्षा की जिम्मेदारी क्या है, राज्य की, शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, राज्य को आदेश दिया गया है, राज्य को आदेश दिया गया है, राज्य को क्या है, आदेश दिया गया है, राज्य को आदेश दिया गया है, राज्य को क्या है, आदेश दिया गया है। अब राज्य को आदेश दिए जाने का मतलब क्या होगा, राज्य को आदेश दिए जाने का मतलब यह होगा कि अगर राज्य अपनी ओर से 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था करके नहीं चलेगा, तो 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के एक मौलिक अधिकार का क्या माना जाएगा, वायलेशन माना जाएगा। एक मौलिक अधिकार का क्या माना जाएगा, वायलेशन माना जाएगा। यानी कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की जो आपकी प्राथमिक शिक्षा है, जिसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का मामला आर्टिकल 21 के क्लोज ए में जुड़ा हुआ है। यह मामला किसका है, यह मामला अनुच्छेद 12 में वर्णित राज्य के संदर्भ में है। और अनुच्छेद 12 में जो आपका स्टेट डिफाइंड है, उसको कहा गया है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि 6 से 14 आयु वर्ग के जो बच्चे होंगे उनके लिए क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधी व्यवस्थाएं आपको बनानी पड़ेंगी। और अगर आप ऐसी व्यवस्थाएं नहीं बना करके चलेंगे, तो 6 से 14 आयु वर्ग के जो बच्चे होंगे उनकी जो प्राथमिक शिक्षा का मामला होगा, उस प्राथमिक शिक्षा के मामले के संदर्भ में आप उन्हीं के क्या है, एक मौलिक अधिकार का क्या करेंगे, वायलेशन करके करेंगे। तो यहां पर संविधान की ओर से क्या है, आर्टिकल 12 में जो स्टेट आपका डिफाइंड है, वो स्टेट को आदेश दिए जाने की बात कही गई है। और अगर आप इसी का डिस्कशन मौलिक कर्तव्य के साथ जोड़ने की बात करेंगे, तो मौलिक कर्तव्य क्या है, माता पिता, यहां पर क्या आपका, यहां पर माता पिता का कर्तव्य है। यहां पर क्या, माता पिता का कर्तव्य है, यहां पर माता पिता का क्या कर्तव्य है। यानी कि 11वें मौलिक कर्तव्य के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि माता पिता का भी एक कर्तव्य बनता है कि प्राथमिक स्तर पर अपने बालकों को, अपने बच्चों को क्या है, शिक्षा दिलवाए जाने का कार्य करें। यह क्या बनेगा, यह माता पिता का क्या बनेगा, कर्तव्य बनेगा, है ना। तो आप लोग जानते हैं कि 11वां मौलिक कर्तव्य यहां पर उतनी ताकत नहीं रखता है जितना भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 21 का क्लोज नंबर क्या है, आपका ए है। क्योंकि यह मामला, इधर वाला जो मामला है किसका है, यह मौलिक अधिकार का मामला है, और इधर वाला मामला किसका है, यह मौलिक कर्तव्य का मामला है। और हमारे यहां पर जो मौलिक कर्तव्य हैं, हम अपने मौलिक कर्तव्य का पालन करते हैं या नहीं करते हैं, इस मुद्दे को लेकर के आप इस मामले को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे पाएंगे। यानी कि अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करना या नहीं करना, यह हमारा निजी मामला है, यह हमारा व्यक्तिगत मामला है। तो जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है, वो 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की जो शिक्षा का मामला है, उस मामले को आधार बनाते हुए थोड़ा हल्कापन लिए हुए है।
लेकिन अगर आप यहां पर आर्टिकल 21 का क्लोज ए कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो आर्टिकल 21 का जो आपका क्लोज नंबर ए है, ये 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों हेतु तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था जोड़े हुए है और मौलिक अधिकार के रूप में है। और यहां राज्य को संविधान की ओर से सख्त आदेश दिए गए हैं, यहां राज्य की ओर से संविधान को सख्त आदेश दिए गए हैं कि अगर आपने इस व्यवस्था को जन्म नहीं दिया तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह होगा कि 6 से 14 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं आप उनके एक मौलिक अधिकार का क्या है, वायलेशन करेंगे। आप उनके एक क्या है, मौलिक अधिकार का वायलेशन करेंगे। तो कुल मिलाकर के 4 प्रकार की बातें इस ड्राफ्टिंग के माध्यम से हमने आपको क्या है, समझाने का कार्य यहां पर किया है कि वास्तविक नामकरण आपको कैसे लेकर चलना है। संपूर्ण विश्व में सबसे पहली बार क्या है, इस व्यवस्था को अपनाने का कार्य किसने किया था, कौन से देश ने किया था, और भारत का क्रमांक इस व्यवस्था को अपनाए जाने के संदर्भ में क्या है। और ये जो 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के संदर्भ में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है, इसमें ताकत मौलिक अधिकार के पास है या इसमें ताकत मौलिक कर्तव्य के पास है, यह हमने आपको थोड़ा यहां पर क्या है, समझाने का कार्य किया है। अब मेरी बातें और भी सुनो। यहां पर सच्चाई तो यही है कि प्राथमिक स्तर पर यानी कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा को अगर आप व्यवस्थित बनाना चाहते हैं, मजबूती देना चाहते हैं, अनुशासित बनाना चाहते हैं, तो राज्य के प्रयासों के साथ साथ जो माता पिता हैं उनके प्रयास भी सामने आ जाने चाहिए। यानी कि जब तक राज्य के जो प्रयास हैं वो अपना गठबंधन माता पिता के सहयोग के साथ स्थापित करके नहीं चलेंगे, तब तक प्राथमिक स्तर पर 6 से 14 आयु वर्ग के जो बच्चे आपको दिखाई पड़ रहे हैं उनकी शिक्षा को आप लोग क्या है, व्यवस्थित नहीं बना पाएंगे। इस नाते हमारे यहां पर क्या है, ये जुगलबंदी आपको दिखाई गई है। इसी बात को मौलिक अधिकार के रूप में भी आपको बताया गया ताकि राज्य को सख्त आदेश दिए जा सकें, और इसी बात को आधार बना करके क्या है, मौलिक कर्तव्य भी जोड़ना पड़ा ताकि जो माता पिता हैं वो अपने एक कर्तव्य को जान पाए, समझ पाए और राज्य के प्रयासों के साथ क्या है, एक सहयोग का धरातल स्थापित कर दें। और जैसे ही आपका सहयोग का धरातल स्थापित हो जाएगा वैसे ही कहानी क्या बन जाएगी, आसान बन जाएगी, अच्छी बन जाएगी। आज भी आप जाओ, है ना, अगर आप समाजों में झांकने की कोशिश करोगे, भारत के विभिन्न प्रकार के भौगोलिक क्षेत्रों को आधार बना करके अगर आप अलग अलग प्रकार के समाजों में झांकने की कोशिश करोगे तो आज भी बच्चे बाल मजदूरी का शिकार होते हुए आपको मिलेंगे। और अगर बच्चे बाल मजदूरी का शिकार हो रहे हैं तो ये तो हमको कहकर के चलना पड़ेगा कि उनके परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो क्या है, कमजोर है। लेकिन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आपको इतनी ताकत देकर के चल रहा है कि प्राथमिक स्तर पर अगर आप चाहें तो जो पैसे की तंगी है वो आपको उतना ज्यादा परेशान करके नहीं चलेगी। अब हो सकता है कि आपको यह कहने का मन करे कि जो हमारा सरकारी शिक्षा है, सरकारी शिक्षा की जो हालत है वो काफी खराब है। देखो बार बार क्या है, हम लोग सरकार को नहीं घेर सकते, सरकार अपना काम करती है, मानना मेरी बात, सरकार अपना काम करती है। सरकार ने जो व्यवस्थाएं बनाई हैं और उन व्यवस्थाओं के आलोक में जिन लोगों को सरकार ने कर्तव्य सौंपे हैं उन्हें अपने कर्तव्य को जो पालन है वो थोड़ा व्यवस्थित तौर पर करने की क्या आवश्यकता है। बहरहाल इतना आप समझ लो कि ये जुगलबंदी आना बहुत ज्यादा जरूरी है। हां ये भी सच्चाई है कि संभवतः शायद ही कोई ऐसा दंपत्ति आपको मिलेगा जो अपने बच्चों को अच्छे से ना पढ़ाना चाहे, है ना। हम ये भी कह के चलेंगे कि आज के समय में जो जागरूकता है वो धीरे धीरे काफी ज्यादा आ रही है। लेकिन बात मानो आपको यहां पर इस टॉपिक के अनुसार यह कहना पड़ेगा कि सेम चर्चा मौलिक अधिकार में भी है और सेम चर्चा कहां पर है, मौलिक कर्तव्य में भी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि राज्य के प्रयास तथा माता पिता के सहयोग के मध्य गठबंधन बनाए जाने का एक प्रयास था, और अगर ये जितना मजबूती के साथ कार्य करेगा तो फिर हमको उतना ही आगे बढ़कर यह बात कहने का मौका मिलेगा कि 6 से 14 आयु वर्ग के जो आपके बच्चे हैं उनकी जो प्राथमिक शिक्षा की कंडीशन है वो अपने आप ही क्या काफी ज्यादा मजबूत बन जाएगी, अपने आप ही क्या काफी ज्यादा मजबूत बन जाएगी। अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, देखिएगा यहां पर आपको कुछ डेट्स आपको दिखानी पड़ेंगी
जैसे एक डेट आप क्या लेके चलेंगे, 20 जुलाई 2009, ओके। एक डेट आप क्या लेके चलेंगे, 4 अगस्त 2009। एक डेट आप क्या लेके चलेंगे, 26 अगस्त 2009। और एक डेट आप क्या लेके चलेंगे, 27 अगस्त 2009। और एक डेट आप क्या लेके चलेंगे, 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2009। इनके अनुसार क्या है, आपको व्यवहार करके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये वो ग्राउंड है जो आपकी परीक्षाओं में इसके आने की क्या है, सबसे ज्यादा यहां पर क्या संभावनाएं हैं। तो 20 जुलाई 2009 को जो है यह अधिनियम राज्यसभा से पारित हुआ। यह अधिनियम राज्यसभा से पारित हुआ। यह अधिनियम राज्यसभा से क्या हुआ भाई, पारित हुआ। यह अधिनियम राज्यसभा से पारित हुआ, ठीक है, डेट याद रखना 4 अगस्त 2009। तो आप क्या कहेंगे, यह अधिनियम लोकसभा से पारित हुआ। यह अधिनियम लोकसभा से पारित हुआ। यह अधिनियम लोकसभा से क्या हुआ भाई, पारित हुआ, ठीक है। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति का हस्ताक्षर है। राष्ट्रपति के क्या हस्ताक्षर हैं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हैं। राष्ट्रपति के क्या मिलेंगे आपको, हस्ताक्षर मिलेंगे, है ना। और राष्ट्रपति का नाम भी कई बार अचानक से पुटअप कर लिया जाता है, तो राष्ट्रपति का नाम क्या हो जाएगा, श्रीमती प्रतिभा देवी, श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल, ठीक है। 27 अगस्त 2009 को सरकार की ओर से नोटिफाई किया गया, यानी कि जिसको हम कहेंगे अधिसूचना जारी की गई। क्या कहेंगे, अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना जारी की गई, ठीक है। और 1 अप्रैल 2010 होगा ये। 1 अप्रैल 2010 को क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कर दिया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कर दिया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कर दिया गया। लागू कर दिया गया। तो यहां पर जो आपकी अलग अलग प्रकार की डेट्स हैं, इनको लेकर के सवाल बहुत ज्यादा पनपते हैं। यानी कि 20 जुलाई 2009 को यह अधिनियम राज्यसभा से पारित हुआ है। 4 अगस्त 2009 को यह अधिनियम लोकसभा से पारित हुआ है। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुए हैं। उस समय राष्ट्रपति आपको कौन दिखानी है, श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। 27 अगस्त 2009 को क्या है, अधिसूचना जारी की गई, यानी कि सरकार की ओर से क्या है, प्रॉपर क्या है, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है ये लागू कब किया गया, पूरी तरीके से 1 अप्रैल 2010 को क्या है, पूरी तरीके से लागू किया गया। अब यहां पर आज के समय के अनुसार एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन रहा है ना, क्योंकि ये जो डेट आप देख पा रहे हैं, है ना, इस समय यह व्यवस्था आपको ये कहना पड़ेगा, इस समय यह व्यवस्था जम्मू एवं कश्मीर पर लागू नहीं थी। लेकिन यहां से एक डेट और आपको निकालनी पड़ेगी। डेट आपका क्या निकलेगा, डेट आपका यह निकलेगा कि 31 अक्टूबर 2019, यानी कि 31 अक्टूबर 2019 की डेट आप जब यहां पे निकालेंगे, तो अब आपको क्या कहना पड़ेगा, अब आपको यह कहना पड़ेगा कि जम्मू एवं कश्मीर, है ना,
एक क्षेत्र तो आपका लद्दाख वाला हो गया, लद्दाख तो आपका क्या होगा, यूटी हो गया। जम्मू एवं कश्मीर अभी क्या है, अभी राज्य के साथ साथ क्या है, राज्य के साथ साथ क्या है, केंद्र शासित प्रदेश भी है। राज्य के साथ साथ क्या है आपका, केंद्र शासित प्रदेश भी है। राज्य के साथ क्या है आपका, केंद्र शासित प्रदेश भी है ना। तो अब आप कहेंगे कि इस व्यवस्था को यहां पर भी लागू कर दिया गया, 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 यहां पर भी क्या है भाई, लागू कर दिया गया। तो जो अलग अलग प्रकार की डेट्स की कैलकुलेशन है, ये अभी का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट डेट जो इस समय यहां मुझे नजर आती है वो 31 अक्टूबर 2019 की डेट आपको नजर आती है। अचानक से इस प्रकार के सवाल आपके सामने क्या रख दिए जाते हैं, है ना। तो जब 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण देश में इसको आप लागू कराने की बात करेंगे, फाइनली अधिसूचना जारी होने के बाद, तो जम्मू एवं कश्मीर पर यह लागू नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब बाद में आप देखते हैं कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य के साथ साथ क्या केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया गया, तो पुरानी व्यवस्थाएं क्या होगी, उनमें अलग अलग प्रकार के परिवर्तन सामने नजर आए। तो 31 अक्टूबर 2019 के डेट को ही आधार बना करके आपको यहां पर यह कह करके चलना पड़ेगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इस दिन यहां पर भी क्या है, लागू हो गया। इस दिन यहां पर भी क्या है, लागू हो गया। तो कई बार क्या होता है कि इस प्रकार की जो अलग अलग प्रकार की डेट्स आपको मिलती हैं, इन पर आधारित होकर के क्या है, आपकी परीक्षाओं में क्या है, अलग अलग प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो पुटअप कर लिए जाते हैं। थोड़ा इसको कैलकुलेट कर लेना है ना अच्छे से। अब देखो आपको यहां पर क्या बताना है, आपको यहां पर यह बताना है कि मान लीजिए हमने क्या कहा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है। अब आपको क्या जोड़ के चलना पड़ेगा, अब आपको जोड़ के चलना पड़ेगा इसका वित्तीय धरातल, इसका वित्तीय धरातल, इसका वित्तीय धरातल। अभी मैंने प्रावधान कैलकुलेट नहीं किए, वो तो पार्ट 2 में हम कैलकुलेट करेंगे कि क्या क्या बातें इसके अंदर आपको लेकर के चलनी है। इसका वित्तीय धरातल, है ना, यानी कि जब आप इसके प्रावधानों को लागू कराने की बात करेंगे तो तमाम प्रकार की जो वित्तीय आवश्यकताएं हैं वो आपके सामने उठ के आएंगी। तो उन तमाम प्रकार की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति आप किस रूप में लेकर के चलेंगे, ये मामला जुड़ेगा यहां पर। तो पहली कैलकुलेशन कैसे होगी, आप एक तो कहेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, क्या कहेंगे, 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या कहा गया कि एक और क्या होगा, आपका सेंटर होगा, एक और क्या होंगे, आपके स्टेट्स होंगे, राज्य होंगे। तो खर्चे का वहन कैसे कैसे होगा, यानी कि 55% वहन कौन करेगा, केंद्र करेगा, और 45% वहन कौन करेगा, आपके राज्य करेंगे। 55% क्या होगा, केंद्र वहन करेगा, और 45% कौन वहन करेंगे, राज्य करेंगे। अब जब इसी व्यवस्था को आप कहां जोड़ेंगे, 12वीं पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ेंगे। इसी व्यवस्था को जब आप कहां जोड़ेंगे, 12वीं पंचवर्षीय योजना के साथ आप जोड़ के चलेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक और फिर आप क्या लेंगे, केंद्र, एक और क्या हो जाएंगे आपके स्टेट्स हो जाएंगे। तो अब यहां पर यह कहा गया कि केंद्र कितना वहन करेगा, 65%, और राज्य कितना वहन करेंगे, 35%। राज्य कितना वहन करेंगे, 35%। एक बात तो यह है। दूसरी बात आपको यह लेके चलनी पड़ेगी कि जो आपके पूर्वोत्तर राज्य हैं, जो आपके क्या रहेंगे, पूर्वोत्तर राज्य रहेंगे, तो पूर्वोत्तर राज्यों में क्या कैलकुलेशन आपको करके चलनी है कि एक और आपका केंद्र होगा, एक और आपके क्या होंगे, स्टेट्स होंगे, यानी कि क्या होंगे, राज्य होंगे। तो यहां पर यह कहा गया है ना कि 90% वहन कौन करेगा, आपका केंद्र करेगा, और 10% वहन कौन करेंगे, आपके राज्य करेंगे। लेकिन इस व्यवस्था के साथ आपको एक जुड़ाव करना पड़ेगा।
जिसको आप क्या कहेंगे, अनिल बारदोई समिति, अनिल बारदोई समिति। और अनिल बारदोई समिति का जुड़ाव कहां पे होगा? पूर्वोत्तर राज्यों के संदर्भ में होगा, पूर्वोत्तर राज्यों के संदर्भ में होगा, पूर्वोत्तर राज्यों के संदर्भ में होगा, पूर्वोत्तर राज्यों के संदर्भ में होगा। और अब इस समिति की सिफारिशों के आधार पर जो रेशियो बटा हुआ वो क्या है? एक तरफ आपका केंद्र होगा, एक तरफ आपके क्या होंगे, स्टेट्स होंगे। तो केंद्र कितने का वहन करेगा? 68% का। और राज्य कितने का वहन करेंगे? 32% का। तो कई बार यहां से भी सवाल पुटअप किया जा सकता है कि जो आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है उसका वित्तीय धरातल क्या कहता है? 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या है, पूर्वोत्तर राज्यों के संदर्भ में क्या है, और पूर्वोत्तर राज्यों के संदर्भ में अनिल बारदोई समिति की जो सिफारिश है वो किस प्रकार के मूलभूत परिवर्तन क्या है आपके सामने लेकर के आती है, वो किस प्रकार के मूलभूत परिवर्तन क्या है आपके सामने लेकर के आती है। तो ये सब कुछ भी आपको क्या यहां पर बताना आ जाना चाहिए। ये सब कुछ भी क्या है यहां पर आपको क्या अच्छे से या व्यवस्थित तौर पर क्या है बताना आ जाना चाहिए। अब देखिएगा, क्या आप देख पा रहे हैं कि शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है, अगर आप इसके फिजिकल कंपोजिशन की बात करेंगे, जहां से आपका अगला डिस्कशन स्टार्ट होने वाला है, फिजिकल कंपोजिशन की बात करेंगे तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का जो फिजिकल कंपोजिशन आपके सामने आएगा, इसमें आपको लेके चलने 7 अध्याय, 7 अध्याय आप लेकर के चलेंगे और 38 धाराएं आपको दिखानी है। 38 धाराएं क्या हैं आपको दिखानी है, 38 धाराएं क्या हैं आपको यहां पर लेकर के चलनी है। हमारी अगली क्लास जो होगी वो फिजिकल कंपोजिशन पर आधारित होगी कि कौन से अध्याय में कितनी कितनी धाराएं आपको लेके चलनी है। और सारी की सारी धाराएं तो हम पढ़ के नहीं चलेंगे, लेकिन जो आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपके अध्याय होंगे और सर्वाधिक महत्वपूर्ण अध्यायों के अंदर जो आपकी महत्वपूर्ण धाराएं होंगी उनके बारे में हम लोग क्या प्रॉपर कैलकुलेशन करके चलेंगे, है ना। आप थोड़ा कठोर व्यवहार करेंगे, हालांकि आप कर लेंगे, इतना हम जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है इसमें जो विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी जो हैं उनका आयु वर्ग आपको क्या लेके चलना पड़ेगा, वही जो हमने पहले भी बताया था 6 से 14 आयु वर्ग आपको लेके चलना पड़ेगा। 6 से 14 क्या है आयु वर्ग आपको लेके चलना पड़ेगा। और इन्हीं विद्यार्थियों को आधार बना करके जब आप भारतीय शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे, जब आप भारतीय शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे, जब आप भारतीय शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सर्वाधिक प्राथमिकता या प्राथमिकता आप किसको देंगे? आप प्राथमिकता किसको देंगे? तो आप प्राथमिकता किसको देंगे भाई? प्राथमिक शिक्षा को देंगे। किसको देंगे? प्राथमिक शिक्षा को देंगे। प्राथमिक शिक्षा को देंगे। किसको देंगे? प्राथमिक शिक्षा को देंगे। और ऐसी ऐसी बातें भी कहने का प्रयास करो कि यहां तक का डिस्कशन एक कंक्लूजन आपको देने का कार्य भी कर रहा है। कंक्लूजन क्या है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था, भारतीय शिक्षा व्यवस्था की एक मजबूत, भारतीय शिक्षा व्यवस्था की एक मजबूत इमारत बन पाए, भारतीय शिक्षा व्यवस्था की एक मजबूत क्या इमारत बन पाए, यह उद्देश्य है शिक्षा के अधिकार अधिनियम, यह उद्देश्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, यह उद्देश्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का रहा, 2009 का रहा। क्योंकि यहां पर आप एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं, यहां पर आप प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो प्राथमिक शिक्षा का मतलब क्या होगा? अगर आप प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बना रहे हैं, व्यवस्थित बनाने का कार्य कर रहे हैं, तो मतलब क्या बनेगा?
तो मतलब यहां पर यह बन के आएगा कि आप एक मजबूत नींव को आधार बना करके व्यवहार कर रहे हैं, तो फिर तो आपको कहने का मौका मिल जाएगा ना कि अगर आपकी नींव मजबूत होगी तो इमारत अपने आप ही क्या होगी, मजबूत बन के आएगी। तो कुछ बातें पार्ट 1 में हल्की फुल्की हमने की हैं, ताकि जो आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है उसकी शुरुआती वेरी इफेक्टिव कैलकुलेशन आपके सामने आ जाएं। डेट से ओरिएंटेड आपने कैलकुलेशन कर ली है, नामकरण आप करना सीख गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कहां सबसे पहले जोड़ेंगे ये आप सीख गए हैं, भारत का क्रमांक कौन सा है वो आप सीख गए हैं। फिजिकल कंपोजिशन में 7 अध्याय होंगे, 38 प्रकार की धाराएं होंगी, और इन्हीं मैं कह रहा हूं कि जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का फिजिकल कंपोजिशन आपके सामने आएगा, उसी के आलोक में क्या मिलेंगे, इस अधिनियम के नाना प्रकार के प्रावधान आपको मिलते रहेंगे। तो वो पार्ट 2 में क्या है, हम लोग उसको कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्शन आप इसको कह सकते हैं, एक इंट्रोडक्टरी क्लास आप इसको कह सकते हैं, और थोड़ी हमने जागरूकता आपको देने का कार्य किया है। उम्मीद करेंगे कि ये क्लास क्या है, आपको लाभान्वित करने का कार्य करेगी। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को लेकर के जो छोटे मोटे सवाल आपकी परीक्षाओं में पनप सकते हैं, वो तमाम प्रकार के सवालों को अटेम्प्ट किए जाने के संदर्भ में अब संभवतः आपको क्या है, असुविधाओं का सामना नहीं करना होगा। ठीक है, तो इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।